नमस्कार दोस्तों, मैं फरजान आप लोगों का स्वागत करता हूं नेट जेआरएफ स्टडी सेंटर पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इमैनुअल कांट। तो इससे पहले जो हमारे टॉपिक किए हैं हम लोगों ने, तो वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स या फिर पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की जो सीरीज हमारी चल रही है, तो उसका भाग का हमारे कुछ राइटर हो चुके हैं। तो अगला हमारा राइटर इमैनुअल कांट है। तो आइए हम शुरू करते हैं इमैनुअल कांट का। तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर कोई भी विद्यार्थी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहा है, जिसमें यूपीएससी का ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस या फिर टीजीटी पीजीटी या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोई विद्यार्थी एमए या पीएचडी से कोई संबंधित अपनी थीसिस जमा कर रहा है या लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो उसके लिए भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है इमैनुअल कांट। तो आइए हम इसकी कुछ हेडिंग्स को देख लेते हैं। पहला इमैनुअल कांट का इंट्रोडक्शन रहेगा। तो पहला इमैनुअल कांट का इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे अगला जो हेडिंग हमारा रहेगा, नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल फ्रीडम। और इसके बाद हमारा जो अगला हेडिंग रहेगा वह है व्यवहारिक विवेक और मानव गरिमा। व्यवहारिक विवेक और मानव गरिमा के बारे में इमैनुअल कांट के जो विचार हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम राजनीति का स्वरूप देखेंगे, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स के बाद हम देखेंगे इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो शाश्वत शांति, परपेचुअल पीस का जो सिद्धांत है, इनका थ्योरी है, वो देखेंगे। और उसके बाद हम इसका देखेंगे इमैनुअल कांट का निष्कर्ष। निष्कर्ष के बाद इनकी कुछ किताबें हैं। तो इमैनुअल कांट में ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मली एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, छोटी सी क्लास रहेगी हमारी। तो आइए कंप्लीट कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट कराने की। तो इमैनुअल कांट का जो इंट्रोडक्शन है उसको देखते हैं। ये प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हैं इमैनुअल कांट, और इन्होंने अपने दार्शनिक कृतियों के माध्यम से दर्शन शास्त्र को समृद्ध किया, जिनमें उसने राजनीतिक चिंतन की झलक भी मिलती है। जो इनकी जो विचारधारा है उसमें राजनीतिक चिंतन की झलक भी मिलती है। इनमें इनकी जो बुक है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, शुद्ध तर्क मीमांसा, जो 1781 में इनकी रिलीज़ हुई थी। ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल, नैतिक तत्व मीमांसा के आधारभूत और मेटाफिजिक्स एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस है, न्याय के तत्व मीमांसा मूल तत्व के विशेष रूप को उल्लेखित करते हैं। तो ये इनकी कुछ बुकें हैं। तो इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं हम। नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना क्या है इनकी। तो नैतिक स्वतंत्रता की जो संकल्पना है, बेसिक चीज़ ये है कि जो इमैनुअल कांट है वो एक मानवतावादी विचारक हैं, और उनकी मेन थ्योरी ये है कि वो व्यक्ति को साध्य मानते हैं, साधन नहीं मानते हैं। यानी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो व्यक्ति के फ़ायदे के लिए बनी हैं, या फिर व्यक्ति जो है साध्य है, व्यक्ति की सुविधा के लिए ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इनका जो बेसिक नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना है वो देख लेते हैं। नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना कांट के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। यह विचार तात्विक इच्छा यानी रियल विल के बारे में जे रूसो की संकल्पना से प्रेरित है। यानी जो एक्चुअल जो रियल विल थी, जो सामुदायिक इच्छा रूसो की थी, ये उससे संबंधित है, परंतु कांट ने इसे अपने ढंग से विकसित किया है। जो कांट ने इनको अपने ढंग से विकसित किया है। कांट के विचारों से तर्क बुद्धि या विवेक मनुष्य के चरित्र का आधार तत्व है। यानी जो कांट के अनुसार विचार से तर्क बुद्धि या विवेक मनुष्य के चरित्र का आधार तत्व माना गया है। क्या माना गया है? तर्क बुद्धि और विवेक को। उसकी प्रेरणा से इसकी प्रेरणा से वह यह सीखता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में साध्य यानी एंड इन इटसेल्फ माना जाए। यानी जो व्यक्ति है उसको अपने आप में साध्य माना जाए, दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति का साधन नहीं माना जाए। जो व्यक्ति है उसको अपने आप में साध्य माना जाए और दूसरों की जो इच्छा पूर्ति का साधन व्यक्ति को ना माना जाए। यानी जैसे दास प्रथा होती है वो उनकी आलोचना करते हैं। तो ये विचार उसे अपने कर्तव्य यानी ड्यूटी का बोध कराता है। इस कर्तव्य की भावना से प्रेरित इच्छा की पूर्ति में ही उसकी स्वतंत्रता निहित है।
अतः उनकी नैतिक स्वतंत्रता ही उनकी सच्ची स्वतंत्रता है। यानी जो नैतिक स्वतंत्रता है, और नैतिक स्वतंत्रता ये है कि हर व्यक्ति को एक साध्य माना जाए, एक साधन ना माना जाए। चूँकि नैतिक स्वतंत्रता का स्रोत स्वयं व्यक्ति इंडिविजुअल है, कोई बाह्य व्यवस्था नहीं है, इसलिए कांट का चिंतन व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। परंतु जब सब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करके एक जैसी इच्छा करने लगते हैं, तब वह सार्वजनिक नियम के रूप में व्यक्त होती है। यानी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करके एक जैसी इच्छा करने लगते हैं, यानी जब व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति एक जैसी इसको दोबारा देख लेते हैं। जब सब व्यक्ति अपने कर्तव्यों के ज्ञान प्राप्त करके एक जैसी इच्छा करने लगें, यानी अपने जो कर्तव्य हैं उनका जो ज्ञान प्राप्त करके जब सभी व्यक्ति एक जैसी भावनाएं रखते हैं, तो एक ऐसा एक मंच उत्पन्न होता है जिसमें एक धारणा बनती है कि जो व्यक्ति हैं, जिनकी एक इच्छा बन गई है जो सभी व्यक्तियों की, वो मैन मानी जाए। तो आगे देखते हैं, तब ये सार्वजनिक नियम बनती है, और वो जो सभी व्यक्तियों की जो एक जैसी इच्छाएं बनती हैं उसको सार्वजनिक नियम बोला गया है। वो सार्वजनिक नियम का रूप धारण करते हैं, व्यक्त होता है जिसमें। तो सार्वजनिक नियम या यूनिवर्सल लॉ के रूप में व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए, जब प्रत्येक व्यक्ति की तर्क बुद्धि उसे यह शिक्षा देती है चोरी मत करना या चोरी मत कर, तब यह विचार सार्वजनिक नियम का रूप धारण कर लेता है। इस तरह नियमों के समुच्चय को हम कानून के रूप में पहचानते हैं और उसे लागू करने के लिए राज्य की जरूरत पैदा होती है। अतः नैतिक स्वतंत्रता का विचार ही राज्य के अस्तित्व का कारण है। यानी जो राज्य का जो कारण है वो व्यक्ति की जो नैतिक इच्छा है, जो नैतिक इच्छाओं से एक कानून की समृद्धि होती है या प्राप्ति होती है, एक कानून बनता है। यानी आम व्यक्तियों की एक ऐसी भावनाएं पैदा हो जाती हैं, एक ऐसा विचार उत्पन्न होता है जिससे एक कानून का रूप धारण होता है, और उस कानून की जो रक्षा के लिए राज्य की हमें स्थापना करनी पड़ती है। यानी राज्य की स्थापना होती है उस नैतिक इच्छा की पूर्ति के लिए। फिर से एक बार देख लेते हैं, राज्य की जरूरत पैदा पड़ती है। क्यों पैदा पड़ती है? नियमों के समुच्चय को हम कानून के रूप में पहचानते हैं। जो नियमों का समुच्चय है उसकी सुरक्षा के लिए हमें राज्य की जरूरत पड़ती है। इसी तरह के अनुसार राज्य सामाजिक अनुबंधों का परिणाम है। यानी जो राज्य का राज्य जो उत्पन्न हुआ है वो एक सामाजिक अनुबंध के अनुसार हुआ। यानी जो व्यक्तियों की जो सामान्य इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं वो सभी व्यक्तियों की कि उन इच्छाओं के सुरक्षा के लिए ही राज्य का विकास हुआ है, और जो राज्य का जो विकास हुआ है वो उन नियमों की रक्षा के लिए है। और इसलिए राज्य का जो कानून है वो नैतिक रूप से सही है और कानून का पालन करना चाहिए। वो ये बात कहने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं, इसी तरह के अनुसार जो राज्य सामाजिक अनुबंध का परिणाम है। अनुबंध के माध्यम से मनुष्य अपनी बाह्य स्वतंत्रता का त्याग कर देते हैं। यानी जो व्यक्ति की जो बाह्य स्वतंत्रता है अनुबंध के अनुसार उसको त्याग कर देते हैं, ताकि वे सार्वजनिक व्यवस्था कॉमनवेल्थ के सदस्यों के रूप में तत्काल अपनी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त कर सकें। इसके माध्यम से वे अपने आदम्य नियम विहीन स्वतंत्रता, यानी आदम्य नियम विहीन स्वतंत्रता, वाइल्ड लॉलेस फ्रीडम को इसलिए तिलांजलि या फिर गीतांजलि या फिर हम बोले तो छोड़ने की एक प्रक्रिया में दे देते हैं, तिलांजलि दे देते हैं, ताकि वे उसकी जगह परिपूर्ण स्वतंत्रता यानी परफेक्ट फ्रीडम स्थापित कर सकें। यानी जो व्यक्ति की जो एक मान लो जैसे आम व्यक्ति इकट्ठा होते हैं और वो एक नियम बनाते हैं कि भाई हमको चोरी नहीं करनी है, और उस नियम को जब राज्य नहीं था तो एक नियम विहीन एक व्यवस्था थी जिसमें कोई नियम नहीं था, कोई संस्था ऐसी नहीं थी कि जो नियम के जो दंडों के खिलाफ जो नियम के खिलाफ जाए उसको दंड दे सके। तो इसलिए राज्य की स्थापना हुई, और राज्य की स्थापना से हमें एक परफेक्ट फ्रीडम का एक स्पेस मिला। यानी हमें जो स्वतंत्रता मिल रही है परफेक्ट, वो राज्य के अनुसार ही हमको मिलेगी। ये स्वतंत्रता कभी विलुप्त नहीं होती, क्योंकि वह उनकी अपनी स्वतंत्र विधायी इच्छा है, यानी फ्री लेजिस्लेटिव विल की देन है।
यानी जो पहले इच्छा या पहले जो हमको स्वतंत्रता थी वो एक नियम विहीन स्वतंत्रता थी, उसका कोई नियम नहीं था। और अभी जो स्वतंत्रता राज्य के द्वारा बनाई जाएगी वो एक नियम के अनुसार होगी और एक संस्था के अनुसार होगी, ठीक है। तो कांट के अनुसार मनुष्य केवल अपनी स्वतंत्र इच्छा से ही दूसरों के साथ कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं, अतः किसी भी अनुबंध का ध्येय परस्पर लाभ होना चाहिए, किसी एक पक्ष के स्वार्थ को बढ़ावा देना नहीं। यह बात महत्वपूर्ण है कि समकालीन राजनीतिक दार्शनिक जॉन लॉक ने न्याय के सिद्धांतों की नींव रखते समय जिन विवेकशील वार्ताओं की कल्पना की, उनका चरित्र मनुष्य के बारे में कांट की मान्यताओं से मिलता जुलता है। यानी जो जॉन लॉक की जो विचार हैं, इनसे विचारों से इनके जो विचार हैं वो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं मानवता को लेके, व्यक्ति को लेके, क्योंकि वो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन जो कांट की स्वतंत्रता है उसमें एक नियम के लिए राज्य का जो निर्माण किया गया है, क्योंकि वो एक संस्था के अनुसार ही एक नियमावली बनाई जाएगी और उस नियमावली का पालन किया जाएगा, क्योंकि जो राज्य का निर्माण किया गया है वो एक व्यक्ति की सोच समझ और उनकी स्वतंत्रता के लिए है। तो ये राज्य को सही मानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं व्यवहारिक विवेक और मानव गरिमा। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में अपने अनुभवातीत आदर्शवाद का निरूपण करते हुए कांट ने यह तर्क दिया है कि सृष्टि के बारे में हमारा ज्ञान केवल इंद्रियों से प्राप्त होने वाले गूढ़ और बिखरे हुए संकेतों पर आधारित होता है, जिन्हें हमारा मन तर्कसंगत रूप से समन्वित करता है, समन्वित करके सार्थक अनुभव का आधार देता है। अतः हम यह जगत का जो ज्ञान, ये मिसप्रिंट है थोड़ा, इस जगत का जो ज्ञान यानी नॉलेज प्राप्त करते हैं, उस समय ज्ञाता की छाप लगी रहती है, परंतु यह सृष्टि अपने आप में क्या है, कैसी है, इसका ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, हम अपने अनुभव के आधार पर सृष्टि के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास एक ही उपाय रह जाता है, और वह यह है कि हम अपने व्यवहारिक विवेक यानी प्रैक्टिकल रीजन का सहारा लेकर मन और जगत के परस्पर संबंधों का पता लगा सकते हैं। अतः दार्शनिक फिलोसोफर की स्थापना इस ज्ञान के आधार पर करनी चाहिए कि मनुष्य अपने जीवन की मुख्य गतिविधियों के द्वारा विश्व को मन चाह रूप देने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। मानव प्रकृति के संबंध में कांट ने यही विचार मानव गरिमा का सिद्धांत का आधार है। यानी यही जो मानव गरिमा का जो सिद्धांत है वो ये है कि जो प्रकृति है उसको क्या है कि व्यक्ति सही तरीके से जान नहीं सकता, तो क्या है कि जो फिलोसोफर हैं फिलोसफी के हिसाब से उनको समझने की कोशिश की गई है, तो इसी को वो मानव गरिमा सिद्धांत का आधार इसी को मानते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य केवल मनुष्य होने के नाते विशेष सम्मान पात्र है। यानी जो इसी विशेष परिस्थिति के अनुसार ये है कि जो प्रत्येक मनुष्य केवल मनुष्य होने के नाते सम्मान या सम का पात्र है, यानी व्यक्ति होने के नाते एक सम्मान का पात्र है, एक साध्य का पात्र है, ठीक है। सांसारिक वस्तु के मूल्य से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, यानी जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनसे उनकी तुलना नहीं की जा सकती, उनसे वो उच्च या सर्वोच्च है। प्रत्येक मनुष्य केवल मनुष्य होने के नाते अपने आप में साध्य है, एंड इन इटसेल्फ है। वह किसी अन्य साध्य का साधन नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य को इस दृष्टि से देखने की जिसके साथ कोई शर्त नहीं, अर्थात यह ऐसा निस्वतंत्रता या फिर निस्वतंत्रता की विस्तृत व्याख्या के लिए कांट की इस मान्यता को एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। यानी ये जो बात करते हैं व्यवहारिक विवेक और मानव गरिमा, व्यवहारिक विवेक में ये बात करते हैं कि सृष्टि को हम सही तरीके से समझ नहीं सकते, तो उसमें हम अपना ज्ञान लगा सकते हैं। और मानव गरिमा की बात ये करते हैं कि मानव अपने आप में साध्य है, दूसरे के
दूसरे का जो साध्य है उसका साधन बनने की इसको ज़रूरत नहीं है। यानी व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं है और वो किसी दूसरे की गुलामी से अपने स्वतंत्रता को खो नहीं सकता। तो व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते गरिमा प्राप्त है। राजनीति का स्वरूप, अगला जो हेडिंग रहेगा राजनीति का स्वरूप, इन्होंने किस टाइप की राजनीति का समर्थन किया है कांट ने, वो भी देख लेते हैं। राजनीतिक स्वरूप के बारे में कांट की अवधारणा उनकी नैतिक मान्यताओं के साथ जुड़ी है। उसने नैतिकता को सर्वोपरि स्थान देते हुए यह विचार प्रकट किया है कि राजनीति की नैतिकता के सामने सदैव नतमस्तक होना चाहिए। सच्ची राजनीति तब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती जब तक वह नैतिक आदर्शों का प्रमाण न कर ले। कांट के अनुसार नैतिकता की प्रेरणा सद इच्छा से आती है, परंतु राजनीति केवल कानूनी संस्थाओं का पुनर्निर्माण कर सकती है। यदि राजनीति की नैतिकता से यदि राजनीति को नैतिकता से जोड़ दिया जाए तो वह युद्ध पर प्रतिबंध लगाकर शाश्वत शांति और मानव अधिकारों की स्थापना करके राजनीतिक कानूनी न्याय यानी पब्लिक लीगल जस्टिस को बढ़ावा दे सकती है। ये राजनीति में ये बात करते हैं कि अगर राजनीति में सद इच्छा हो तो राजनीति में युद्ध नहीं हो सकते या फिर राजनीति व्यक्तिगत नहीं हो सकती। और दो चीज़ों की इन्होंने बात की है, यानी शाश्वत युद्धों पर प्रतिबंध लग जाएगा और दूसरा शाश्वत शांति यानी वैश्विक शांति और मानव अधिकारों के स्थान पर सार्वजनिक कानूनी न्याय को बढ़ावा मिलेगा। नैतिक प्रेरणा क्या है? इसकी नैतिक प्रेरणा और कानूनी प्रेरणा इन दोनों में अंतर करते हैं। मॉरल मोटिव और लीगल मोटिव, यानी नैतिक प्रेरणा और कानूनी प्रेरणा में अंतर करते हुए कांट ने यह संकेत दिया है कि नैतिक प्रेरणा सद इच्छा, जो नैतिक प्रेरणा है वो सद इच्छा और नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से जन्म लेती है। यानी जो नैतिक प्रेरणा है, नैतिक प्रेरणा सद इच्छा के जो सद इच्छा और जो इन्होंने क्या है कि नैतिक प्रेरणा और नैतिक कानूनी प्रेरणा दोनों में अंतर किया है। नैतिक प्रेरणा सद इच्छा और नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से जन्म लेती है, जबकि कानूनी प्रेरणा केवल विश्वत की अनुभूति को व्यक्त करती है। चूँकि राजनीति का सरोकार कानूनी प्रेरणा से है, इसलिए वह अपने आप में सद इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। कांट ने लिखा है कि साध्य लोक यानी किंगडम ऑफ एंड्स की संकल्पना सार्वजनिक कानूनी न्याय और नैतिकता के बीच सेतु का निर्माण कर सकती है, क्योंकि सार्वजनिक कानून न्याय भी उन साध्यों का समर्थन करता है जो नैतिक भावनाओं के अनुरूप हो। इसी तरह साध्य लोक की संकल्पना कला कौशल आर्ट और नैतिकता के बीच की सेतु का निर्माण करती है। ऐसे हालातों में कला कौशल उसी उद्देश्यों को मिसप्रिंट है थोड़ा होगी जो नैतिक भावनाओं को व्यक्त करता है। यदि सब व्यक्ति सद इच्छा से प्रेरित होते तो वे सब व्यक्तियों को अपने आप में साध्य के रूप में देखते क्योंकि अगर सद इच्छा से ही व्यक्ति प्रेरित होगा तो सद इच्छा को मानेगा और सभी व्यक्ति को एक समान मानेगा वो, ठीक है। पर चूंकि मनुष्य के स्वभाव में ईविल की ओर झुकाव भी देखा जाता है, यानी ये बोलता है कि व्यक्ति अगर सद इच्छा से काम करेगा तो वो हर व्यक्ति को साध्य मानेगा, लेकिन व्यक्ति में ईविल या फिर ऐसद या ईविल की ओर भी झुकाव होता है। यानी सद इच्छा एक सही इच्छा, एक गलत इच्छा, तो गलत इच्छा की ओर भी झुकाव होता है। इसलिए नैतिक साध्य की सिद्धि के लिए कानून प्रेरणा का सहारा लेना जरूरी है। यानी जो कानूनी प्रेरणा है यहाँ पर सहारा लिया जाएगा उसका जो व्यक्ति ईविल की ओर ज़्यादा झुका हुआ है या जो सदिच्छा को नहीं मानते हैं उनको कंट्रोल में करने के लिए कानूनी प्रेरणा जरूरी है। तो नैतिक प्रेरणा ये है कि हर व्यक्ति को एक समान माना जाए, व्यक्ति को साध्य माना जाए, साधन ना माना जाए। और कानूनी प्रेरणा ये है कि अगर कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है तो उसको कानून के जरिए उसको मनवाया जाए, तो कानून के जरिए उसको दबाव डाला जाए और कानून का सहारा लेकर उसको सदिच्छा की ओर या फिर बोले तो नैतिक प्रेरणा की ओर उनको झुकाया जा सकता है। सर्वशक्तिमान या संप्रभु सत्ताधारी शासक
मनुष्य को अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन मानकर मनुष्य के अधिकारों का हनन करते हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण युद्ध है। दोबारा देख लेते हैं। सर्वशक्तिमान या प्रभुसत्ताधारी शासक मनुष्य को अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन मानकर, यानी मनुष्य को स्वार्थ की पूर्ति का साधन मानकर मनुष्य के अधिकारों का हनन करते हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण युद्ध है, क्योंकि युद्ध के टाइम पर क्या है कि व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है और व्यक्ति को व्यक्ति ना मानकर एक साधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि युद्ध में व्यक्ति को एक साध्य ना मानकर उसको एक साधन के रूप में इस्तेमाल होता है जो व्यक्ति है, और उनका अधिकारों का हनन इसमें ज़्यादातर होता है। जो अनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र है। नैतिकता से प्रेरित राजनीतिक युद्ध की संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से गणतंत्रवाद यानी रिपब्लिकनिज्म का समर्थन करते हैं, ताकि लोग किसी शासक की प्रजा के स्तर में ऊंचे उठकर नागरिकों का दर्जा प्राप्त कर लें। संक्षिप्त में कांट के अनुसार राजनीति को कानून के माध्यम से नैतिक साध्यों की सिद्धि का साधन बनाना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने ये बोली है कि जो व्यक्ति है वो साधन के रूप में इस्तेमाल ना हो। व्यक्ति की एक गरिमा है व्यक्ति के नाते, वो गणतंत्रवाद में ही सुरक्षित रह सकती है। और गणतंत्रवाद में युद्ध कम होंगे, और युद्ध होंगे ही नहीं, व्यक्ति को इसमें ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो शाश्वत शांति क्या है इनकी, ये देख लेते हैं। राज्यों के बीच युद्ध का स्थायी अंत। जो अगर एक क्वेश्चन बने कि जो शाश्वत शांति का सिद्धांत है ये किसका है, तो ये इमैनुअल कांट का है। और कांट ये बोलते हैं कि जो युद्ध है वो होगा ही नहीं। कहाँ पर नहीं होगा? जहाँ पर गणतंत्रवाद होगा, क्योंकि वहाँ व्यक्तियों की चलेगी, व्यक्तियों की गरिमा का सम्मान होगा, तो युद्ध वहाँ पर बहुत संभावना युद्ध की नहीं रहेगी। तो शाश्वत शांति में क्या है कि युद्ध है जो युद्ध को स्थायी अंत, यदि युद्ध का स्थायी अंत हो जाएगा इसमें, राज्यों के बीच युद्धों का स्थायी अंत, गणतंत्र शासन और कानून का महत्व। ही गणतंत्र शासन होगा, हर व्यक्ति का शासन यानी लोगों का शासन, और कानून का यहाँ पर महत्व होगा, यानी कानून को ज़्यादा माना जाएगा। स्वतंत्र राज्यों का शांतिपूर्ण संघ होगा, एक स्वतंत्र राज्यों का शांतिपूर्ण संघ होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व नागरिकता अधिकारों पर जोर, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व नागरिकता अधिकारों पर यहाँ पर जोर दिया जाएगा। इनकी प्रमुख जो कृति है परपेचुअल पीस, ए फिलोसॉफिकल स्केच जो इनकी बुक है, तो ये कई बार पूछी जाती है। परपेचुअल पीस जो इनकी जो कृति है उसमें जो इनका जो सिद्धांत है वो है शाश्वत शांति का सिद्धांत, ठीक है, परपेचुअल पीस। तो निष्कर्ष में देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या है कि इमैनुअल कांट ने तर्क, नैतिकता, स्वतंत्रता, शाश्वत शांति को अपने राजनीतिक और दार्शनिक चिंतन का आधार माना है। बिल्कुल सही है। इमैनुअल कांट ने सबसे पहले तर्क को माना है। तर्क को इसलिए माना है कि अगर प्रकृति को हम नहीं समझ सकते तो अपने तर्क के हिसाब से समझने की कोशिश करें। नैतिकता ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है और व्यक्ति को साधन ना माना जाए, साध्य है। और नैतिक कानूनों के हिसाब से ही राज्य का निर्माण होगा, और जो राज्य है वो नैतिक नियमों का पालन करवाएगा, और जो नहीं करेगा उसको दंडित करेगा। स्वतंत्रता, हर व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा। गणतंत्र का शासन होगा। और शाश्वत शांति यानी वैश्विक शांति की यहाँ पर बात होगी। अपने राजनीतिक एवं दार्शनिक चिंतन का आधार बनाया। उसके अनुसार मनुष्य स्वैत और नैतिक प्राणी है, यानी स्वयं या स्वैत नैतिक प्राणी है, तथा उसे साधन नहीं बल्कि स्वयं में साध्य एंड इन इटसेल्फ माना जाना चाहिए। परपेचुअल पीस में उन्होंने राज्यों के बीच स्थायी शांति और विश्व नागरिकता यानी कॉस्मोपोलिटेनिज्म की दिशा प्रस्तुत की है, ठीक है। अतः कांट का चिंतन आधुनिकी उदारवाद, मानवाधिकार यानी आधुनिक उदारवाद, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति के विकास में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। तो आगे देखते हैं कांट की जो कुछ बुकें हैं वो देख लेते हैं। और कांट की जो मेन इम्पोर्टेंट बुकें हैं उनमें से पहला जो बुक है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये 1781 से 1787 में ज्ञान एवं तर्कशास्त्र के ऊपर जो बुक है इनका वो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। उसके बाद है ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल, नैतिक दर्शन की बात की है इसमें।
क्रिटिक ऑफ परपेचुअल रीजन, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। नैतिकता और व्यवहारिक तर्क की बात की है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट सौंदर्य शास्त्र और टेलियोलॉजी है, सौंदर्य शास्त्र की इसमें बात की गई है। परपेचुअल पीस फिलोसॉफिकल स्केप्ट है जो इनका, वो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्व व्यवस्था की बात इसमें की गई है, जो हमने यहाँ पर भी देखा है परपेचुअल को। तो आगे देखते हैं हम। मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल, अधिकार, कर्तव्य और नैतिकता की बात की गई है इसमें। और अगला है आइडिया फॉर द यूनिवर्सल हिस्ट्री विद कॉस्मोपॉलिटन पर्पज। कॉस्मोपॉलिटन पर्पज, विश्व इतिहास और कॉस्मोपॉलिटनिज्म, तो ये इनकी बात है। विश्व इतिहास की बात यहाँ करते हैं। विश्व शांति की बात भी यहाँ परपेचुअल पीस में करते हैं। और व्हाट इज़ एनलाइटमेंट, प्रबोधन काल क्या है, प्रबोधन स्वतंत्र चिंतन क्या है, वो इसमें बात करते हैं व्हाट इज़ एनलाइटमेंट में। तो ये हमारा आज का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो इमैनुअल कांट का है। उसे एक्चुअली क्या है कि ये इमैनुअल कांट को सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी क्या है कि इनसे सवाल बनते हैं। अगर इमैनुअल कांट को हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमको जैसे और जो ऑथर हैं इनसे संबंधित उनको पढ़ने में, जैसे टी.एच. ग्रीन हो गया, पढ़ने में दिक्कत आएगा। और एक और राइटर हैं इनके बाद जो हम पढ़ाएंगे, हीगल है, हीगल को पढ़ने में दिक्कत आएगा। तो हीगल, टी.एच. ग्रीन को पढ़ने से पहले हमको इमैनुअल कांट को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आज की क्लास में हमने इमैनुअल कांट को कंप्लीट करवाया। तो इमैनुअल कांट में हमने पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना में देखा हमने, फिर व्यवहारिक विवेक को देखा, फिर मानव गरिमा को। इसमें क्या है कि व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, गरिमा को, व्यक्ति को एक साध्य माना जाए। राजनीति कैसी रहेगी, राजनीति का प्रोसीजर रहेगा गणतंत्रवाद, और गणतंत्रवाद से हमें फ़ायदे क्या होंगे, जैसे शाश्वत शांति की बात करिए यहाँ पर। और एक ये नैतिक प्रेरणा और कानूनी प्रेरणा। नैतिक प्रेरणा ये है कि आम व्यक्ति को नैतिक माना जाए, दूसरा जो नैतिकता का पालन ना करे उसको दंडित किया जाए। अगला शाश्वत शांति है, जिसमें स्थायी युद्धों की समाप्ति होगी, गणतंत्र का शासन होगा, कानूनी महत्व बढ़ेगा, स्वतंत्र राज्यों के शांतिपूर्ण संघ होगा एक। और विश्व नागरिकता की बात करी है। अगर पूछा जाए कि विश्व नागरिकता की बात किसी ऑथर या विचारक ने की है तो वो कौन है, इमैनुअल कांट। तो कांट के निष्कर्ष में हमने देखा है तर्क, नैतिकता, स्वतंत्रता, शाश्वत शांति को। और इनकी जो बुक हैं, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न है, ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, क्रिटिक ऑफ जजमेंट है, परपेचुअल पीस है, मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल है, आइडिया फॉर यूनिवर्सल हिस्ट्री विद द कॉस्मोपॉलिटन पर्पज़ है, और व्हाट इज़ इनलाइटमेंट। तो ये इनकी कुछ बुकें हैं। तो आई होप कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और अपने जो मित्र हैं उनके लिए ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी हमारे ये पहला चैप्टर, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस के 10 चैप्टर हैं उनमें से ये पहला है। तो पहला का जो भाग है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसमें आज का जो टॉपिक हमारा है वो इमैनुअल कांट का रहा है। तो आई होप कि क्लास आप लोग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बाकी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम 10 जो हमारे चैप्टर हैं उनको 10 के 10 को हम अभी धीरे धीरे कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।